अस्सलाम वालेकुम। तमाम उर्दू फिक्शन सुनने वालों को वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट हैदर अली जान। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है एक रात और इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। आइए सुनते हैं कहानी एक रात। मैंने सुरबाला के साथ पाठशाला में पढ़ा था और उसके साथ खेला भी करता था। मैं अक्सर उसके मकान पर जाया करता था। उसकी माँ मेरे साथ बड़ी शफकत से पेश आती। कभी कभी हम दोनों को इकट्ठा खड़ा करके वो अपने मियाँ से कहा करती, देखो कैसा अच्छा मालूम हो रहा है। अगरचे मैं कम सिन था, फिर भी इन बातों का मतलब समझता था। ये ख्याल मेरे दिल में बैठ गया था कि सुरबाला पर मेरा हक दूसरों से ज्यादा है, और इसी ख्याल में मस्त होकर कभी कभी मैं उस पर अपना इख्तियार जताने से भी ना चूकता था। वो भी सब्र और सुकून के साथ मेरी बातें सुना करती और मेरी ज्यादतियां सहा करती। लोग उसके हुस्न की तारीफ किया करते, लेकिन इस अजड लड़के के पास उसके हुस्न की क्या वक़्त हो सकती थी। मैं सिर्फ इसी कदर जानता था कि मेरी फर्माबरदारी के लिए सूरबाला ने अपने बाप के घर में जन्म लिया है, लिहाजा मेरे लिए वो मखसूस तौर पर तगाफुल बरतने की चीज़ है। मेरे वालिद एक बहुत बड़े जमींदार के नाइब थे। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझ में थोड़ी सी सुध बुध हो जाए तो वो भी मुझे किसी जिम्मेदार के यहाँ रखवा दें, लेकिन मेरा दिल उधर ना जाता था। हमारे मोहल्ले का नीलरतन जिस तरह घर से भागकर कलकत्ता में लिखना पढ़ना सीख कर कलेक्टर का नाजिर हो गया था, मेरा भी नस्बुल वैसा ही ऊंचा था। मैंने अपने दिल में सोच रखा था कि अगर कलेक्टर का नाजिर ना भी हो सकूं तो जज की अदालत का हेड क्लर्क तो जरूर होऊंगा। मैं अक्सर देखा करता था कि मेरे वालिद अदालत के मज़कूरा बाला मुलाजिमीन की बड़ी खातिर तवाज़ो किया करते और मौके मौके पर मछलियाँ, सब्जियाँ और रुपए पैसे भी उन लोगों की नज़र करते। बचपन ही से ये बातें मालूम थी, इसलिए कचहरी के हर बड़े छोटे मुलाजिम को, यहाँ तक कि कलेक्टर साहब की चपरासी तक को मैं इज्जत की नज़र से देखा करता। ये लोग हमारे बंगाल के काबिल परस्तिश देवता हैं, गोया हमारे 33 करोड़ देवताओं की ये छोटी छोटी शबीहें हैं। दुनियावी मामलात में कामयाबी हासिल करने के लिए खुद नुसरत और जफर के देवता गणेश जी से भी ज्यादा लोग इन पर भरोसा किया करते हैं। चुनाचे पहले गणेश जी जिनके हकदार थे, आजकल वो सब चीजें इन्हीं लोगों को बतौर नजर दी जाती हैं। मैं भी एक दिन नीलरतन की तरह मौका निकालकर कलकत्ता भाग गया। पहले मैं अपने देहात के एक जाने पहचाने शख्स के मकान में ठहरा, फिर मेरी तालीम का खर्च मेरे वालिद भेजने लगे। मैंने बाकायदा पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। इसके अलावा सियासी अंजुमनों और जलसों में भी शिरकत करने लगा। कुछ दिनों बाद मेरे दिल में जर्रा बराबर शक भी ना रह गया था कि मुझे अपने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर देना चाहिए, लेकिन ये दुश्वार काम किस तरह अंजाम दिया जा सकता था ये मुझे मालूम नहीं था, और कोई ऐसा शख्स भी ना था जिसकी तकलीद की जाती। ताहम मुझ में जोश की कमी ना थी। मैं देहाती लड़का था और कलकत्ता के इन लड़कों की तरह ना था जो कबल अज वक्त अकल व फहम की मद्दा बनकर हर चीज की हंसी उड़ाया करते थे। यही वजह थी कि मेरे अंदर खलूस ज्यादा था। हमारे लीडर जलसों में तकरीरें किया करते और हम लोग चंदे का खाता लेकर दोपहर की धूप में बेआबो दाना घर घर भीख मांगा करते और रास्तों पर खड़े होकर इश्तिहार तकसीम किया करते। जलसे के लिए कुर्सियों और बेंचों को ठीक जगह पर रखा करते, और अगर कोई हमारे लीडरों के खिलाफ कुछ कहता तो इससे लड़ने को तैयार हो जाते। शहर के लड़के हमारी इस रविश को देखकर हमें उल्लू कहा करते। मैं आया तो था नाजिर या सरिश्तादार बनने के लिए, मगर सामान करने लगा मुठसनी या गिरी बाल्डी होने का। इतने में मेरे वालिद और सूरबाला के वालिद मुत्तफिक होकर सूरबाला से मेरी शादी कर देने पर मुस्तैद हो गए। मैं 15 बरस के सन में कलकत्ता भाग आया था। इस वक्त सूरबाला का सन 8 साल का था। अब मैं 18 साल का हो गया था। मेरे वालिद के ख्याल के मुताबिक मेरा शादी करने का सन गुजरा जा रहा था, लेकिन मैंने अपने दिल में ठान लिया कि शादी कभी भी ना करूंगा और वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। लिहाजा मैंने अपने वालिद से कहा, मैं पूरी तरह इल्म हासिल किए बगैर शादी ना करूंगा। 2-4 महीने के अंदर खबर मिली, वकील राम लच्छन बाबू के साथ सूरबाला की शादी हो गई। कहर मुजल्लत में पड़े हुए भारत के लिए मैं चंदा वसूल करने के काम में इस कदर मसरूफ था कि यह खबर मुझे काबिल तवज्जो मालूम ना हुई। मैं एंट्रेंस पास करके एफए का इम्तिहान देने को था कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। घर में अकेला ना था,
मेरी माँ थी और 2 छोटी बहनें थीं। चुनाचे कॉलेज छोड़कर मजबूरन तलाशे मुआश में लग गया। बड़ी जुस्तजू के बाद नवाखाई के इलाके के एक मौजू में एक एंट्रेंस स्कूल की सेकंड मास्टरी दस्तयाब हुई। मैंने कहा चलो ठीक हुआ, मेरे ही लायक काम मिल गया। लड़कों को नेक मशवरा देकर उनकी हौसला अफजाई करके उनमें हर एक को आइंदा भारत का सिपा सलार बनाकर ही रहूंगा। काम शुरू कर दिया। मैंने देखा कि भारत के मुस्तकबिल से कहीं ज्यादा लड़कों को इम्तिहान फौरन पास करने की जरूरत है। ग्रामर, अलजबरा वगैरह के बाहर की कोई बात अगर मैं उनको बताना चाहता तो हेड मास्टर खफा हो जाते। आखिर 2 महीने गुजरते गुजरते मेरा भी जोश ठंडा पड़ गया। मेरा सा आदमी जिसमें ना कोई खास ज़कावत हो ना जहानत, अपने ही घर में ख्याली पुलाव पकाया करता है, लेकिन मैदान में उतरकर उसकी हालत उस बैल की सी हो जाती है जिसे सब्र व सुकून के साथ किसान के इशारे पर हर रोज हल जोतना पड़ता है, और जो सरे शाम पेट भर सानी खाकर खुश हो जाता है और उछल कूद भूल जाता है। स्कूल के मकान की हिफाजत के लिए एक मास्टर को वहां रात को रहना पड़ता। चूंकि मैं मुजर्रद था, इसलिए मुझ ही को इस काम की जिम्मेदारी दी गई। मैं स्कूल के बड़े मकान की एक कोठरी में रहने लगा। स्कूल का मकान आबादी से कुछ दूर एक तालाब के किनारे वाक़या था। उसके चारों तरफ सपारी, नारियल और मदार के दरख्त थे, और स्कूल के मकान से बिल्कुल लगे हुए 2 बड़े बड़े गहने नीम के दरख्त थे जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। उनका साया दूर तक फैला हुआ था। हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया। असल में अब तक इसके जिक्र का मौका ही नहीं आया। यहाँ के सरकारी वकील राम लच्छन बाबू का मकान हमारे स्कूल के करीब ही था, और उनकी बीवी यानी मेरे बचपने की हमजोली सूरबाला भी उनके साथ रहती थी। राम लच्छन बाबू से मैं मिला। सूरबाला के साथ मेरे बचपने के ताल्लुकात से राम लच्छन बाबू वाकिफ थे कि नहीं, इसका मुझे इल्म न था। मैंने भी पहली मुलाकात में इसका जिक्र करना मुनासिब ना समझा। इसके अलावा ये बात मेरे जहन में आई भी ना थी कि किसी ज़माने में सूरबाला की ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से वाबस्ता थी। स्कूल की छुट्टी के दिन में एक दफ़ा राम लच्छन बाबू से मिलने गया। किस बारे में उनसे गुफ्तगू हो रही थी ये मुझे ठीक याद नहीं। शायद भारत के ज़बूं हाली पर बातें हो रही थी। ऐसा न था कि वो इस बारे में बहुत मुतरद्दद थे। ये मौजू ही ऐसा है कि हुक्के का दम लेते हुए भी इस पर इत्मीनान के साथ घंटे 1.5 घंटे बातें हो सकती हैं, और बनावटी तासुफ का भी इजहार किया जा सकता है। करीब के कमरे से चूड़ियों की हल्की सी झनकार और किसी के कपड़ों के सरकने की आवाज़ और पैर की आहट मेरे कान में आई। मैं साफ समझ गया झरोके की आड़ से किसी की मुश्ताक आंखें मुझे देख रही हैं। मौन 2 आंखें मुझे याद आ गई। एतमाद, भोलापन और बचपने की मोहब्बत से लबरेज 2 आंखें, काली काली पुतलियां और दिलावेज नजर मेरी आंखों के सामने फिरने लगी। यकायक किसी ने मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में मजबूती के साथ पकड़ लिया और इस तरह दबाया कि उसमें दर्द होने लगा। मैं मकान लौट आया, मगर वो दर्द बाकी रह गया। लिखता पढ़ता काम में लगा रहता, मगर किसी तरह भी मेरे दिल का दर्द जाता ना था, बल्कि दिल पर मुझे एक बोझ सा महसूस होने लगा। शाम के वक्त में सोचने लगा कि आखिर क्यों ऐसा हुआ। दिल के अंदर से आवाज आई, तुम्हारी वो सूरबाला क्या हुई? मैंने जवाब दिया, मैंने खुद ही उसको छोड़ दिया। क्या वो उम्र भर मेरे इंतजार में बैठी रहती? दिल के अंदर कोई बोल उठा। एक दिन वो था कि महज तुम्हारे चाहने से वो तुम्हें मिल जाती, मगर आज तुम्हारे बचपने की सूरबाला तुम्हारे जितने ही करीब हो, उसकी चूड़ियों की झनकार तुम्हारे कान में आए, उसके सर के बालों की महक तुम्हारे नाक में पहुंचे, फिर भी तुम्हारे और उसके दरमियान बराबर एक दीवार हाइल रहेगी। मैंने कहा, तो फिर क्या हुआ? सूरबाला मेरी है कौन? जवाब मिला, हाँ, आज सूरबाला तुम्हारी कोई भी नहीं, लेकिन वो तुम्हारी क्या ना हो सकती थी। बात तो ठीक है, सूरबाला मेरी क्या ना हो सकती थी। वो मेरी सबसे ज्यादा रफीक, मेरी सबसे ज्यादा अजीज और मेरे दुख सुख की शरीक हो सकती थी, लेकिन आज मुझसे वो इतनी दूर है और उससे मेरी कदर मुफारकत है कि मेरे लिए उसको देखना तक मना है। उससे बात करना जुर्म है और उसको अपने जहन में लाना गुनाह है।
और राम लच्छन जिससे सूरबाला का कोई भी ताल्लुक ना था, कहाँ से आ धमका और देर तक रटे हुए मंत्र बड़बड़ा कर उसको दुनिया भर के सामने एक दम में उचक कर ले भागा। मेरी गर्ज किसी जदीद असूल की तबलीग नहीं, ना मैं समाज को बिगाड़ना चाहता हूँ, ना उसके बंधे टिके ताल्लुकात में किसी किस्म का रुख ना डालना चाहता हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की कैफियत का इजहार कर रहा हूँ। अपने दिल में जो ख्यालात पैदा होते हैं, क्या सभी गौर तलब होते हैं? लेकिन मैं अपने दिल से इस ख्याल को किसी भी तरह निकाल ना सकता था कि राम लच्छन के यहाँ जो सूरबाला रौनक अफरोज है, वो राम लच्छन से कहीं ज्यादा मेरी अपनी है। मैं जानता हूं कि ऐसा ख्याल करना नाजायज और काबिल एतराज है, लेकिन खिलाफ फितरत नहीं। फिर तो किसी काम में मेरा जी ना लगता। दोपहर को जब मैं क्लास में बैठा रहता और लड़के गुनगुनाते रहते और बाहर की थोड़ी सी गर्म हवा नीम के पत्तों की खुशबू लिए कमरे के अंदर दाखिल होती तो जी चाहता, ना मालूम क्या जी चाहता। फकत इतना कह सकता हूँ कि भारत के इन नौखेज पौधों की ग्रामर की गलतियों को दुरुस्त करके जिंदगी बसर करने को जी नहीं चाहता था। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर इतने बड़े मकान में तन्हा जी घबराता, लेकिन अगर कोई साहब मिलने को आ जाते तो उससे भी दिल बर्दाश्ता होता। शाम के वक्त तालाब के किनारे सपारी और नारियल के पत्तों की हवा में हिलने की बेमानी आवाज सुनते हुए मैं सोचता हूँ कि इंसानी समाज एक धोखे की टिक्की है। वक्त पर काम करने की बात किसी को भी नहीं सूझती। वक्त निकल जाने पर हाथ मलते रह जाना पड़ता है। तुम जैसा आदमी सूरबाला से शादी करके बुढ़ापे तक आराम से जिंदगी गुजार सकता था। तुम चले थे गिरी बॉल्डी होने, लेकिन हुए एक देहाती स्कूल के सेकंड मास्टर। और राम लच्छन राय वकील को सूरबाला ही से शादी करनी थी। ऐसी कोई बात ना थी। शादी के एक लम्हे पहले तक उसके लिए सूरबाला जैसी थी, भवशंकर भी वैसी ही थी। शादी करने के लिए उसको कोई खास सोच विचार की जरूरत महसूस नहीं हुई थी। उसे एक शादी करनी थी, उसने सूरबाला ही से कर ली। अब तो वो सरकारी वकील है और उसकी अच्छी आमदनी है। जिस दिन घर में दूध जल जाता है वो सूरबाला को तनबिया करता है। उसकी अच्छी आमदनी है। जिस दिन वो खुश रहता है उसके लिए जेवर बनवाता है। राम लच्छन मोटा ताजा है और उसको कोई फिक्र नहीं है। तालाब के किनारे आसमान पर तारों को देखते हुए उसे किसी दिन आहें भरकर शाम गुजारनी नहीं पड़ती। किसी बड़े मुकदमे की जरूरत से राम लच्छन को कुछ दिनों के लिए किसी दूसरे मकाम पर जाना पड़ा। अपने स्कूल के मकान में जैसा मैं अकेला था, शायद सूरबाला भी अपने मकान पे वैसी ही अकेली थी। मुझे याद है वो 2 शंबे का दिन था। सुबह ही आसमान पर बादल छाए हुए थे। 10 बजते बजते बूंदाबांदी होने लगी। आसमान की हालत देखकर हेडमास्टर ने लड़कों को छुट्टी दे दी और स्कूल बंद कर दिया। आसमान पर बादलों के काले काले टुकड़े इस तरह इधर उधर जाते आते थे कि मालूम होता था कि किसी बड़े काम के इंतजाम में वो दिन भर सरगर्दा फिरते हैं। दूसरे पहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और उसके साथ आंधी भी आई। ज्यों ज्यों रात बढ़ती गई, मीना और तूफान की शिद्दत भी ज्यादा होती गई। पहले पूरब से हवा आ रही थी, फिर रफ्ता रफ्ता उत्तर से हवा चलने लगी। उस रात को मुझे नींद आना मुहाल था, चुनाचे मैंने उसकी कोशिश करना बेकार समझा। मुझे ख्याल आया इस बारिश और तूफान में सूरबाला अपने मकान में अकेली है। हमारे स्कूल का मकान उसके मकान से ज्यादा मजबूत था। जी चाहा कि उसको बुलाकर स्कूल के मकान में जगह दूं और मैं खुद तालाब के किनारे किसी तरह रात गुजार दूं, लेकिन इस बारे में कोई फैसला न कर सका। इतने में सैलाब आने की आवाज सुनाई दी, गोया समंदर दौड़ा चला आ रहा था। मैं घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा, सूरबाला के मकान की तरफ चला। उसके मकान तक जाने के लिए अपने तालाब के किनारे से गुजरना पड़ता था। वहां पानी घुटनों तक आ गया था। जब मैं तालाब के किनारे पहुंचा तो एक दूसरी लहर आ मौजूद हुई। हमारे तालाब का किनारा 10-11 हाथ ऊंचा था। मैं जब तालाब के किनारे पर जा खड़ा हुआ तो उसकी दूसरी तरफ और भी कोई आकर खड़ा हो गया। वो कौन था? उसकी खबर मुझे मेरे सर से पैर तक के हर रग और रेशे को हो गई और मुझे यकीन हो गया कि उसने भी मुझे पहचान लिया। सिर्फ मैं और वो एक छोटे टीले पर खड़े थे, बाकी सब कुछ घर के आब हो चुका था। वो क़यामत की सी कैफियत थी। आसमान पर तारों में रोशनी ना थी और दुनिया के सब चिराग बुझ गए थे। इस वक्त तो बातें कर लेने में कोई हर्ज ना था, लेकिन किसी से भी कुछ बोला ना गया।
ہم دونوں ایک دوسرے کی خیر صلاح بھی دریافت نہ کر سکے، صرف اندھیرے میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی رہ گئے۔ ہمارے پیروں کے نیچے کالی کالی موج موت کا پیغام لیے ہوئے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ آج ساری دنیا کو چھوڑ کر سوربالا میرے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ آج میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ بچپنے میں سوربالا نامعلوم کس اندھیری پر اسرار دنیا سے برآمد ہو کر اس روشن اور انسانوں سے بھری دھرتی میں مجھ سے آ کر ملی تھی، اور آج کتنے زمانے کے بعد اس روشن اور انسانوں سے آباد دنیا کو چھوڑ کر اس خطرناک طغیانی میں سوربالا میرے ہی پاس آ پہنچی۔ یہاں اور کوئی فرد و بشر نظر نہیں آتا۔ جب سوربالا پھول کی کلی سی تھی تو اس کی پیدائش کی لہر اسے میرے پاس لے آئی تھی، اور آج اس مہلک لہر نے اسی سوربالا کو میرے ہی قریب لا کر کھڑا کر دیا۔ بس ایک اور لہر رہ گئی، وہ آئی تو دنیا سے ہمارے خفیف سے لگاؤ کو منہدم کر کے ہم دونوں کو ملا کر متحد بنا دے گی۔ نہیں، ایسی لہر نہ آئے۔ 100 بار اپنے شوہر اور گھر بار کو لے کر خوش رہے۔ اس سیلاب اور طوفان کے اندر تیلاب کے کنارے مجھے تو ایک رات نے نامحدود مسرت کا ذائقہ چکھا دیا۔ رات ختم ہو گئی، آندھی رک گئی، سیلاب کا پانی کم ہو گیا۔ سوربالا کچھ بولے بغیر اپنے گھر لوٹ گئی۔ میں بھی چپ چاپ اپنے مکان پر واپس چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ نہ میں ناظر ہوا، نہ سرشتہ دار، نہ گیر بالدی، میں ایک بوسیدہ اسکول کا سیکنڈ ماسٹر ہوا۔ میری اس دنیا کی زندگی میں تھوڑی دیر کے لیے ایک غیر محدود رات نمودار ہوئی تھی۔ اپنی عمر میں جتنی راتیں گزر گئی ہیں اور جتنی راتیں آنے والی ہیں، ان سب راتوں کی ایک رات نے اس طغیانی میں میری تمنا پوری کر دی۔ ابھی آپ سن رہے تھے ربندر ناتھ ٹیگور کی لکھی ہوئی ایک کہانی ایک رات۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں جلدی حاضر ہوں گا ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔